जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर 59 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में हम मटीरियलिटी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 9 में। आज हम मटीरियलिटी के इस कंसेप्ट को कंक्लूड करेंगे और इसके बाद चैप्टर 9 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वॉल्यूम 1 के। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उन्हें लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो 2 हमने कल पढ़े थे उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं, जैसे क्वालिटेटिव की एक एग्जाम्पल की, डिस्क्लोजर वाली, जैसा कि 1-2 चीज़ें, तो वो असल में हमने कल ये कंप्लीट नहीं किया था। कंसेप्ट मटीरियलिटी का टॉपिक कल कंप्लीट नहीं किया था। आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो अगर कोई चीज़ कमी बेशी थी जो कल के लेक्चर में कवर नहीं हुई, वो आज के लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटीरियलिटी। अच्छा, अब मैं क्विक रिवीजन करूंगा जो कल कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे उनको भी, ताकि एक फ्लो डेवलप हो जाए, उसके साथ फिर हम कंसेप्ट को आगे लेके चलें। सबसे पहले मटीरियलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आइटर ने चूंकि ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी में आइटर की ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम रियल मिसस्टेटमेंट। तो ये डिसाइड करना कि मटीरियलिटी लेवल क्या है आइटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली उसकी रिस्पांसिबिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर कोई आइटम मटीरियल है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी में शामिल है, इसलिए मटीरियलिटी का कंसेप्ट अहम है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता रहा है, आप नोट कीजिएगा। इस डेफिनेशन में वो आपको कंसेप्ट बताएगा, फार्मूला नहीं बताएगा। डेफिनेशन में फार्मूला नहीं बताएगा 5% ऑफ प्रॉफिट। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसे पता है कि मटीरियलिटी डिटरमिन करने के लिए क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया भी है, क्वालिटेटिव भी है। अगर उसने एक्सप्लेनेशन में फार्मूला जरूर बताया, डेफिनेशन में अगर फार्मूला बता देता ना, तो उसका मतलब ये होता है कि मटीरियलिटी हमेशा क्वांटिटेटिवली ही डिटरमिन होगी। लेकिन उसे डेफिनेशन में कंसेप्ट बताया, फार्मूला नहीं बताया। फार्मूला उसके बाद एक्सप्लेनेशन में। कंसेप्ट क्या, व्हाट इज मटीरियलिटी कह रहा है, द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। ये मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में टर्म यूज होती है। आइटम्स यानी जो मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, आइटम्स आर कंसीडर्ड मटीरियल। ये उस वक्त मटीरियल समझे जाएंगे इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट। अगर वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट करके, यानी एक अकेली मिसस्टेटमेंट, इंडिविजुअली का मतलब क्या है, एक अकेली मिसस्टेटमेंट, एग्रीगेट का मतलब क्या है, ऐड करके जो एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट को रीजनबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। अगर वो यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट कर दें, अगर मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन इतनी ज्यादा हो जाए, अकेली ज्यादा हो जाए या मिलकर इतनी ज्यादा हो जाए कि वो शेयर होल्डर्स के डिसीजन को, यूजर्स के डिसीजन को, यूजर कोई भी हो सकते हैं, वैसे सबसे बड़े यूजर शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन केस टू केस वेरी करता है। अगर वो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट कर दे तो वो मटीरियल है। इसका मतलब ये हुआ मटीरियलिटी लेवल जो हमने डिटरमिन करना है वो यूजर्स को सामने रख के करना है। इस डेफिनेशन में जो अहम चीजें हैं आप उनको नोट कर लीजिए। इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट, इसको अंडरलाइन करें, केस स्टडी में इसकी एप्लीकेशन आएगी। फिर मटीरियलिटी डिपेंड ऑन साइज एज वेल एज नेचर, साइज एज वेल एज नेचर, इसको अंडरलाइन करें, इसकी एप्लीकेशन आएगी। और फिर इसके बाद यूजर्स को अंडरलाइन कर लें। आपको पता होना चाहिए कि मटीरियलिटी डिटरमिन करते हुए हमने यूजर्स को देखना है। यूजर्स अगर ज्यादातर यूजर शेयर होल्डर हैं तो हो सकता है बेंचमार्क कुछ और हो, अगर ज्यादातर यूजर्स बैंकर्स हैं तो हो सकता है बेंचमार्क कुछ और हो। यहाँ मटीरियलिटी की डेफिनेशन ओके है तो मुझे ओके करें, फिर आगे चलते हैं। इसको टिक कर लें कि इसमें कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो रह जाओ। आगे चलते हैं। यूजेस या पर्पस ऑफ मटीरियलिटी क्या है, ये हमने कल स्टडी नहीं किया था। देखिए, मटीरियलिटी ऑडिट की हम बड़ी स्टेजेस होती है ना, वो होती हैं टोटल 3। वैसे एक टोटल 4 स्टेजेस है, लेकिन एक स्टेज को हम ऑडिट की स्टेज कंसीडर नहीं करते। स्टेजेस है 3, एक है प्लानिंग स्टेज, एक है परफॉर्मेंस स्टेज, एक है रिपोर्टिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज को हम स्टार्ट स्टेज भी कहते हैं, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट। परफॉर्मेंस स्टेज को ड्यूरिंग ऑडिट और रिपोर्टिंग स्टेज को एंड ऑफ द ऑडिट भी बोलते हैं। हालांकि कुछ एक्टिविटीज बात बात ओवरलैप होती हैं, ठीक है, लेकिन एक ब्रॉड कैटेगरी है। जिस स्टेज को हम ऑडिट में मुमकिन तौर पे इंक्लूड नहीं करते वो है एक्सेप्टेंस स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस। वो इसलिए कि वो जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं ना एक्सेप्टेंस स्टेज पे, वो ऑडिटर बनने से पहले वाले हैं। तो टेक्निकली हम उन्हें ऑडिट प्रोसीजर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उस वक्त जब ऑडिटर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता है ना, चैप्टर 5, 6, 7 वाले, उस वक्त वो ऑडिटर नहीं बना होता। ऑडिटर वो उस वक्त बनता है जब वो एंगेजमेंट लेटर पे साइन कर लेता है। तो एंगेजमेंट लेटर पे साइन करने से पहले जो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर है वो फर्म परफॉर्म जरूर कर रही होती है, लेकिन उसे ऑडिट प्रोसीजर में नहीं गिना जाता। यानी जब कभी आपसे कोई कहे ऑडिट प्रोसीजर बताओ तो आप उन्हें बताएंगे कि प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग, ठीक है। और प्लानिंग का मतलब यूं समझ लीजिए, जैसे हमने पहले पढ़े थे ना 3 टाइप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, वो प्लानिंग में होते हैं। परफॉर्मेंस में होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये हमारे परफॉर्मेंस में होते हैं। और रिपोर्टिंग स्टेज में जाहिर है ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। हाँ, अगर एंड पे जाके कोई रिस्क सामने आ जाए ना तो फिर रिपोर्टिंग स्टेज पे भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे हमारे जो ज्यादातर प्रोसीजर्स होते हैं वो स्टार्ट ऑफ यानी प्लानिंग है और परफॉर्मेंस में है। तो आपको लिंक समझ आ गया। प्लानिंग प्रोसीजर से मुराद है रिस्क असेसमेंट के प्लानिंग, परफॉर्मेंस से मुराद टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यानी जो प्लान किया था आपने वो आप परफॉर्म कर रहे हैं। और रिपोर्टिंग स्टेज का मतलब क्या है कि उन प्रोसीजर्स के नतीजे में जो आपने परफॉर्म किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इनके नतीजे में ऑडिट रिपोर्ट आप कौन सी दे रहे हैं। ये हमारे प्रोसीजर्स हैं 3 तरह के। बहरहाल, तो मटीरियलिटी मुझे बताइए, क्या इस मटीरियलिटी सिर्फ स्टार्ट ऑफ द ऑडिट यूज होती है, ड्यूरिंग ऑडिट यूज होती है, एंड ऑफ द ऑडिट यूज होती है, हर फेज पे? अच्छा, आपको पता होना चाहिए किस फेज पे इसका इस्तेमाल क्या है। पहला यूज प्लानिंग स्टेज पे, किस लिए? टू डिटरमिन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को डिटरमिन करने के लिए कि हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कितने परफॉर्म करने चाहिए। अब जाहिर है जो एरिया हमारे मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा का होगा, ज्यादा प्रोसीजर, जो कम का होगा तो मटेरियलिटी लेवल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए भी यूज होते हैं। फिर कह रहे टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियलिटी लेवल को आप रिस्क असेस करने के लिए भी यूज करते हैं। रिस्क असेस करने के लिए कि अगर जहां पे जो एरिया हाईली मटेरियल है, ठीक है, ऊपर हमने ये स्टडी किया, वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ज्यादा होंगे, तो जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके आप रिस्क सामने आ जाएंगे आपके, तो ये इवैल्यूएट करने के लिए कि कौन सा रिस्क हाई रिस्क है, कौन सा रिस्क लो रिस्क है, इसके लिए भी मटेरियलिटी को यूज किया जाता है। यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इन शॉर्ट, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए भी मटेरियलिटी लेवल को यूज किया जाता है, और जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए तो तब भी इवैल्यूएट करने के लिए रिस्क मटेरियलिटी को यूज किया जाता है, ताकि उनकी रिस्क की रैंकिंग हो सके। रिस्क की ना डिफरेंट है, जैसे एक होता है सिग्निफिकेंट रिस्क, एक होता है हाई रिस्क, एक होता है लो रिस्क। ये रिस्क की डिफरेंट सिग्निफिकेंस के लेवल होते हैं, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट ये प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी दो पर्पसेस के लिए यूज होता है। ये डिसाइड करने के लिए कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लें और रिस्क सामने आ जाए, उन रिस्क को असेस करने के लिए एक होता है ये है टू आइडेंटिफाई रिस्क। ये प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किस लिए परफॉर्म करते हैं? टू आइडेंटिफाई रिस्क। असेस का मतलब क्या होता है कि हमने देखना है कि कौन सा रिस्क कम है, कौन सा ज्यादा है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी मटेरियलिटी यूज होगी, और जो रिस्क आइडेंटिफाई हो गए उनको असेस करने के लिए कि कौन सा हाई कौन सा, इसमें भी मटेरियलिटी लेवल यूज होगी। क्लियर? तो मुझे बताइए, अगर कोई एरिया हाईली मटेरियल है, हाईली ज्यादा अमाउंट वाला है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कम के ज्यादा? ज्यादा। और इनसे अगर आप 5 रिस्क सामने आए तो क्या सारे रिस्क एक जैसे सिग्निफिकेंट होंगे कि कोई कम और कोई ज्यादा होंगे? तो उनकी रैंकिंग कैसे करेंगे आप? मटेरियलिटी लेवल को सामने रखें। सिंपल कंसेप्ट इतना, इससे ज्यादा नहीं सोचना आपने। प्लानिंग स्टेज पे रिस्क असेसमेंट क्लियर हो गई, इसका मतलब है रिस्क असेसमेंट में अगर 2 की बात पूछे, हम कहेंगे प्लानिंग स्टेज पे रिस्क असेसमेंट में मटेरियलिटी यूज होती है। हमने कहा ठीक है। परफॉर्मेंस स्टेज पे कैसे होगी? रिस्क असेसमेंट हो गई, अब रिस्क असेस करने के बाद क्या करना होता है? प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या हर एरिया में एक जैसे होंगे? नहीं, जहां रिस्क ज्यादा वहां प्रोसीजर ज्यादा। ये तो हमने जब चैप्टर 3 में सफिशिएंट एविडेंस पढ़ा था, ये कंसेप्ट तो उधर ही पढ़ लिया था। रिस्क ज्यादा तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट, रिस्क कम तो लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह एक और भी था, कंप्लेक्सिटी एंड मटेरियलिटी ऑफ आइटम, याद है? तो जो एरिया हाईली मटेरियल है उसमें प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म होंगे, और जो कम मटेरियल है प्रोसीजर। ये सिंपल कंसेप्ट है, ये तो बहुत ही आसान है कि जो एरिया जिसमें जितना मटेरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करेंगे, जिस एरिया की अमाउंट मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा होगी और जिसकी मटेरियलिटी लेवल से कम होगी। और ये ध्यान में रखिएगा, हम इममटेरियल जो एरियाज होंगे ना, उनको प्रोसीजर कम परफॉर्म करते हैं, इग्नोर नहीं करते। ये केस स्टडी का पॉइंट है। वो कहेगा कि मटेरियलिटी लेवल से कम है, इसको इग्नोर कर दो। हम कहेंगे नहीं, इग्नोर नहीं करना, कुछ ना कुछ प्रोसीजर इसमें भी परफॉर्म करेंगे। वो कहेगा रीजन क्या है, हम रीजन हम उसको बताएंगे। हम कहेंगे रीजन ये है कि इंडिविजुअली इममटेरियल कैन बिकम मटेरियल व्हेन एग्रीगेटेड। तो ऐसा ना हो हम 4-5 एरियाज को जब मटेरियल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं मटेरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करें ना, इसमें तो इममटेरियल क्या छोड़ दें, वो एग्रीगेट होकर मटेरियल हो जाए, और हो भी जाते हैं। तो दूसरा यूज परफॉर्मेंस स्टेज पे क्या होगा? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। तीसरा यूज रिपोर्टिंग स्टेज पे क्या होगा? टू इवैल्यूएट। ये सबसे अहम है और ये आपको सबसे आसानी से समझ आएगा, क्योंकि ये आप करते रहे हैं, ये आप करते रहे ऑलरेडी। चैप्टर 4 में आपने यही किया है। रिपोर्टिंग स्टेज पे क्या मटेरियलिटी लेवल यूज होता है? किस लिए? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट इवैल्यूएट करने के लिए कि वो मटेरियल है या नहीं, और फिर उस इफेक्ट की बेस पे ओपिनियन डिसाइड करने के लिए। पहले हम स्टेप नंबर 1 में फैक्ट देखते हैं मटेरियल है कि नहीं, और फिर अगर मटेरियल हो तो फिर ओपिनियन डिसाइड करते हैं क्या। सिंपल मटेरियल है, क्वालिफाइड, परवेसिव भी है, हो सकता है एडवर्स हो या डिस्क्लेमर हो। क्लियर? तो मटेरियलिटी के हमारे 3 यूजेस हैं, 2 आपको याद करने पड़ेंगे, एक आपका ऑलरेडी तैयार है। कौन से याद करने पड़ेंगे? प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। प्लानिंग में किस लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए। रिपोर्ट परफॉर्मेंस में किस लिए? फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। रिस्क असेसमेंट, प्रोसीजर, पहला रिस्क असेसमेंट, दूसरा प्रोसीजर, तीसरा रिपोर्ट। रिस्क, प्रोसीजर, रिपोर्ट। समझ आ रहा है लिंक? ठीक है। हो सकता है आपको इसमें प्लानिंग में पहले और दूसरे पॉइंट में ज्यादा फर्क ना महसूस हो रहा हो, नहीं फर्क महसूस हो रहा है, याद कर लें। लेकिन आपको पहली स्टेज और दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज में जो ब्रॉड लेवल का डिफरेंस है वो समझ आ रहा होगा। पहली स्टेज में क्या है? रिस्क असेसमेंट में मटेरियलिटी को यूज करते हैं, दूसरी स्टेज प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए मटेरियलिटी को यूज करते हैं, तीसरी आखिरी स्टेज रिपोर्ट इशू करते हुए मटेरियलिटी को यूज करते हैं। तीसरी बारी आपको कंसेप्चुअली भी क्लियर होगी, क्योंकि ये आपने केस स्टडीज भी की हुई है। पहली और दूसरी अभी क्लियर नहीं, क्योंकि अभी आपने रिस्क असेसमेंट भी सीखनी है, अभी आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने भी सीखने हैं। रिस्क असेसमेंट सीखेंगे हम शायद चैप्टर गालबन 10 में, और जो प्रोसीजर है ना, फर्दर प्रोसीजर, ये आप सीखेंगे चैप्टर 11 और 12 में। ठीक है। बहरहाल भाई यूजेस क्लियर हो गए।
इसमें अगर आपको ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, क्योंकि मुझे भी ना कभी कभी मेरा दिल करता है कि इन दोनों को मैं सिंगल पॉइंट बना लूं, ज्यादा बेहतर हो जाए। इन दो कभी कभी सिंगल पॉइंट बना, लेकिन आईके में चूंकि अलग रखे हुए हैं वो मार्क्स पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको इकट्ठा नहीं कर रहा, वरना ये मिलता जुलता कंसेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? यूजेस ऑफ मटेरियलिटी क्लियर हो गए? तो बताइए मटेरियलिटी सिर्फ एट द एंड ऑफ द ऑडिट यूज होता है? अच्छा, आप एक स्टेटमेंट बोलने लगो, आपने से ट्रू और फॉल्स करना है। Materiality is determined at start of the audit, but used throughout the audit. Determine start में होगी, लेकिन यूज कब होगी? Throughout the audit से क्या मराद है? स्टार्ट में भी प्लानिंग, ड्यूरिंग भी, एंड में भी। ठीक है, ये कन्विंस कंसेप्ट। आगे चलते हैं। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। मटेरियलिटी की डेफिनेशन में जो पॉइंट्स आपको मैंने हाईलाइट करवाया ना, 5 इंडिविजुअली, एग्रीगेट, क्वांटिटेटिव, नेचर और यूजर, ये 5 लफ्ज केस स्टडी के लिए हमने, बाकी डेफिनेशन हटा है यूजेस रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए। इसमें केस स्टडी है, इस पे बहुत ज्यादा आपने सर दर्द नहीं करनी। फिर कह रहे हैं मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन होगी। ये हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक दफा फ्लो में जा रहे हैं, इसको भी हम स्टडी कर लें, ताकि अगर कोई लफ्ज आ भी गया था कवर हो जाए। कह रहा है क्वांटिटेटिव मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन होगी। फार्मूला क्या होगा? चूज इन बेंचमार्क वर्सेस मल्टीप्लाइड बाय चूज इन बेंचमार्क। सबसे पहले कह रहा है बेंचमार्क कैसे सेलेक्ट करोगे, उससे पहले देखो यूजर्स क्या है, क्योंकि यूजर्स के लिहाज से बेंचमार्क सेलेक्ट किया जाएगा और बेंचमार्क के लिहाज से परसेंटेज सेलेक्ट की जाएगी। कहता है यूजर, हमने कहा यूजर में ऐसी क्या खास बात है? कहता है अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, यूजर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर। लेकिन अगली बात बहुत अहम बोल रहा है, और आप अगर कन्विंस होंगे ना, फिर आपने मुझे ओके करना, वरना नहीं करना। कहता है अगर एंटिटी ने बहुत ज्यादा बोरिंग ली हुई है ना, यानी शेयर होल्डर से ज्यादा डेट होल्डर है इसके, तो फिर इसका बेंचमार्क प्रॉफिट नहीं, टोटल एसेट्स हो जाएंगे या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होगा। क्योंकि अब जो इसके डेट, जो यूजर्स है, मेजर यूजर, वो शेयर होल्डर नहीं है, बैंक है, और उसको प्रॉफिट में से हिस्सा थोड़ी मिलना है, उनके लिए रेलिवेंट बैंक। हाँ, अगर शेयर होल्डर ज्यादा हो, जैसे वाई के आपने एग्जांपल दिया, एग्जांपल अच्छी है। कहता है डेट इक्विटी रेशियो पता है क्या होती है? डेट कितना और इक्विटी में कितना? डेट इक्विटी रेशियो अगर 20:80 है ना, यानी डेट 20 और इक्विटी 80, तो फिर आप बेंचमार्क बनाइए प्रॉफिट को। और अगर डेट इक्विटी रेशियो 20:80 की बजाय 80:20 है, यानी 80 डेट 20 इक्विटी, फिर एसेट को बनाइए। क्योंकि अब आपके मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है, मेजॉरिटी यूजर्स हैं, जो बड़े यूजर्स हैं, प्राइमरी यूजर्स, शेयर होल्डर नहीं, बैंकर्स हैं। और नॉट फॉर प्रॉफिट 50-50 हो गया। टास्क कर लेना मेरा भाई। वो एग्जाम में आपको कोई ऐसी सिचुएशन नहीं देता जिसमें वो एग्जैक्टली 50-50 हो। आपको आज तक उसने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें मिस स्टेटमेंट की अमाउंट एग्जैक्ट मटेरियलिटी के बराबर हो। हालांकि उसमें भी कंसेप्ट है कि एग्जैक्ट मटेरियलिटी है, वो मटेरियल है, लेकिन कभी नहीं दिया, ना कभी देगा। तो वो आपको एज पे कभी खड़ा नहीं करता, क्लियर स्टेटमेंट देता है, इधर नहीं उधर, बहरहाल। लेकिन अगर 50-50 हो तो आपकी जजमेंट है। टास्क करने से मेरी मुराद क्या थी? बेसिकली जजमेंट डाल दीजिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूजर्स क्या होंगे? ट्रस्टी होंगे या मेंबर्स होंगे, क्योंकि ये शेयर होल्डर नहीं होते इनके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्टीज होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, जो कि बेसिकली देखते हैं कि जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट, जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, अब इसमें कोई शेयर होल्डर थोड़ी होगा, हॉस्पिटल का ऑडिट होता है कि नहीं होता है, रिक्वायर्ड बला नहीं है, लेकिन वो करवा सकते हैं। अब इसमें इनके क्या हम प्रॉफिट को बेंचमार्क बनाएंगे, क्योंकि इसके शेयर होल्डर है ही नहीं। इसमें तो जो बोर्ड ऑफ, जो इनको गवर्न करते हैं, चलाते हैं ना, उसे कहते हैं ट्रस्टीज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। स्टेप 2, पहले आपने देख लिया यूजर्स क्या है। यूजर्स को देखने के बाद आपने बेंचमार्क सेलेक्ट करना है। बेंचमार्क नॉर्मली क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और सूटेबल परसेंटेज क्या होगी? अच्छा, यहां पे कह रहा है कि ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन रिस्क, लाजमी नहीं हमेशा 5% हो। एक क्वेश्चन में आई कि आपने खुद से बोल दिया कि 10% मटेरियलिटी होगी, 10% ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या यूज किया? 10% यूज किया, तो ये कम या ज्यादा हो सकती है। अब एक लाइन लिखना, देखिए कुछ चीजें जो होती है ना, उनको हम एज इट इज ट्रू मानते हैं, उनको कभी चैलेंज नहीं करते सब्जेक्ट में। एक रूल बता रहा हूं, इसको आपने कभी चैलेंज नहीं करना, ना ही कभी सोचना है। इससे आपकी जिंदगी भी टफ होगी और मेरी भी टफ करेंगे आप। रूल क्या है? रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड मटेरियलिटी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किया जा सकता है 15-20 मिनट में, लेकिन वो जाया होंगे, क्योंकि उसके बाद भी नतीजा यही आ कि आपको यही याद करना है, क्या? रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप। और ये डबल एज है, डबल है। समझ नहीं आई? अब बोले एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। 2 एग्जांपल दे रहा हूं, बल्कि 4 एग्जांपल दे रहा हूं। 4 नहीं, 6 नहीं। पहली एग्जांपल, इफ रिस्क इंक्रीजेस मटेरियलिटी डिक्रीजेस। पहली। दूसरी एग्जांपल, इफ रिस्क डिक्रीजेस मटेरियलिटी इंक्रीजेस। 2। तीसरी एग्जांपल, इफ मटेरियलिटी इंक्रीजेस रिस्क डिक्रीजेस। और फिर इफ मटेरियलिटी डिक्रीजेस रिस्क इंक्रीजेस। चौथी एग्जांपल, मटेरियलिटी डिक्रीजेस रिस्क इंक्रीजेस। आ जाए तो फिर मुझे बताइए, अगर रिस्क ज्यादा है तो ये परसेंटेज क्या होगी? कम। रीजन बता देता हूं, परेशान ना हो। जब परसेंटेज मटेरियलिटी की, आप मुझे बताइए ज्यादा काम कब करना पड़ता है? गैस कीजिए, जब मटेरियलिटी लेवल कम हो या जब ज्यादा हो? जब मटेरियलिटी लेवल जो हमने डिसाइड, देखें आइटम की अमाउंट, किसी एरिया की अमाउंट ज्यादा है ना, तो उस पर ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म होगा। वो उस एरिया की अमाउंट की बात कर रहा हूं, मटेरियलिटी लेवल की नहीं कर रहा। कोई एरिया हाईली मटेरियल है, ज्यादा प्रोसीजर, कम अमाउंट है,
कम प्रोसीजर। लेकिन ये मटेरियलिटी लेवल तो अलग से डिटरमिन होता है ना। तो जब आपका मटेरियलिटी लेवल छोटा होता जाता है ना, तो ज्यादा चीजें मटेरियल होती जाती हैं। जितना मटेरियलिटी लेवल छोटा होता जाएगा, सोचें ज्यादा चीजें, मटेरियलिटी लेवल 50 से कम होकर 40 हो गया, तो वो 45 वाली भी मटेरियल हो गई, ठीक है। तो मटेरियलिटी लेवल कम होता गया तो प्रोसीजर बढ़ते। भाई ये ठीक समझ रहे हैं। और लेकिन रिस्क के केस में उलट है, रिस्क अगर कम हो तो प्रोसीजर कम परफॉर्म होते हैं, समझ रहे हैं। तो अब ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी हो गया कि नहीं। मटेरियलिटी कम, प्रोसीजर ज्यादा, रिस्क कम, प्रोसीजर कम, तो इनवर्स रिलेशनशिप आ गया कि नहीं। ठीक है, 5 मिनट जाया करवा दिया आपने, लेकिन लगाना फिर एंड पे आपने रटाई, ये मुझे पता है कि रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप आ गया। ये वापस प्रॉफिट बिफोर, इसे रूल ऑफ थंब बोला। रूल ऑफ थंब किस लिए बोला? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी कंपनी आई, आपने अज्यूम करना है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, और उसका मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाना है? 5% ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या लॉस हुआ कंपनी को उस साल, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या लॉस हुआ, तो फिर आप प्रॉफिट को बेंचमार्क नहीं बनाएंगे, फिर आप टोटल एसेट्स या टोटल रेवेन्यू को बेंचमार्क बनाएंगे। अच्छा भाईजान, ये आप इतना हैरान ना हो, ये मैंने जब आपको रिपोर्ट का टॉपिक पढ़ाया था ना, यकीन कीजिए सारी चीजें उधर बताई थी, भूल के बैठे आप ऐसे समझ हैरान ऐसे हो रहा था, नहीं की आगे कोई रिपोर्ट की केस स्टडी नहीं पढ़ी। वो रिपोर्ट की केस स्टडी वॉल्यूम 2 पहला समझ आगे पढ़ के देखिए, उसमें सिचुएशन लिखी हुई है, उसमें सिचुएशन नहीं लिखी हुई, पता नहीं था कि प्रॉफिट ओरिएंटेड एंट्री है, मटेरियलिटी का एसेट में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इन एग्जाम, कैसे मुझे हेडिंग भी याद आ गई। प्रॉफिट है भाई, भूल गए तो मैसेज तो ना मैं दोबारा सारा करवाऊंगा, क्या मुझे कराना चाहिए, भूल जाए। ओके, मेहरबानी। टोटल रेवेन्यू और टोटल एसेट और परसेंटेज क्या होगी? फिर कह रहे हैं अगर एंटिटी लॉस इनकम, तो फिर आप टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस भी यूज कर सकते हैं, टोटल एसेट्स भी और इक्विटी भी यूज कर सकते हैं। यानी एंटिटी इनकरिंग लॉसेस आर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी में उसने आपको ये भी बेंचमार्क दिया और ये भी दे दिया। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कोई बैंक है, बैंक के शेयर, मुझे बताइए, हालांकि अब इसमें 2 एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला केस, हमारा क्लाइंट एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसने बैंक से 20% लोन लिया है, 80% इक्विटी है। सूटेबल बेंचमार्क क्या है? प्रॉफिट, शाबाश। दूसरा केस, हमारा क्लाइंट टेक्सटाइल कंपनी है जिसने बैंक से 80% लोन लिया, डेट इक्विटी रेशियो 80-20 है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि अब प्राइमरी यूजर बैंक है, बैंक को प्रॉफिट से गर्ज नहीं है, बैंक को कैश से या टोटल एसेट से गर्ज है सिक्योरिटी के तौर पर। तीसरा केस, अगर हमारा क्लाइंट कोई टेक्सटाइल कंपनी नहीं, बैंक है, या म्यूचुअल फंड भी इसी तरह के होते हैं, बैंक है। अब बैंक में जो एक क्राइटेरिया यूज किया जाता है ना, आपके ज़हन में आ रहा होगा, प्रॉफिट को यूज किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट से भी ज्यादा अहम क्राइटेरिया होता है टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, टोटल बोरोइंग्स कितनी हैं। तो यहां पे अगर बैंक आपका या म्यूचुअल फंड भी बैंकिंग की तरह समझे, वो क्लाइंट है, तो आपका बेंचमार्क क्या होना चाहिए? क्लियर? ये तीनों से समझ आ गई चीजें। फिर इसके बाद कह रहा है कैश फ्लो, अगर प्राइमरी जो बैंक है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हमने बेंचमार्क को से स्टार्ट होकर बता रहे हैं कि ये बेंचमार्क किस किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए सूटेबल है। आपने रिवर्स ऑर्डर में भी समझ लेना है, यानी किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए कौन सा बेंचमार्क सूटेबल है, ये कर लेंगे ना आप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने देख लिया यूजर कौन से हैं, हम कर क्या रहे हैं, मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन कर रहे हैं। हमने देख लिया यूजर कौन से हैं, हमने देख लिया यूजर को सामने रखकर बेंचमार्क या परसेंटेज कौन सी होनी चाहिए, अब क्या करना है, मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन हो गया। अब क्या एक ही मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन किया जाता है? नहीं, कम से कम 3 तरह के मटेरियलिटी लेवल होते हैं, कम से कम। ये जो मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन किया ना आपने, इसको बोलते हैं ओवरऑल मटेरियलिटी, या इसको बोलते हैं मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। ये जो आपने मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन किया है, ये बंद क्यों है? ये तो डरनी है, हम वही कह रहे हैं यार, का मटेरियलिटी लेवल डाउन हुआ ऐसा करें, 1 मिनट, वो आगे वाला ऐसे बंद करके ना ये वाला चला दें, ये वाला, वो सामने वाला नहीं, वो सामने वाला बहन, वो वाला कह रहा हूं, ये वाला नहीं कर रहा, वो वाला, वो टीचर वाली साइड पे जो लगा हुआ है। अच्छा आप सुने, डिटरमिन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और फिर क्वालिटेटिव मटेरियलिटी, ये भी 2 टाइप्स हैं। अब ये क्या टाइप्स हैं, इनके बारे में हम स्टडी करने लगे। पहले क्वालिटेटिव मटेरियलिटी। क्वालिटेटिव मटेरियलिटी क्या है कि बाज़ औक़ात स्मॉल अमाउंट्स की मिस स्टेटमेंट भी मटेरियल हो जाते हैं, उनकी वजह से यूजर का डिसीजन फैक्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें। क्वालिटेटिव मटेरियलिटी मींस इग्नोरिंग द अमाउंट्स ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड कंसीडरिंग इट्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक टू डिटरमिन वेदर इट्स मटेरियल और नॉट। यानी अमाउंट को इग्नोर कर दें, चाहे स्मॉल अमाउंट भी है, वो भी मटेरियल हो सकती है। यानी प्रैक्टिस में हम क्या कहते हैं, जो मिस स्टेटमेंट सामने आती जाती हैं, मटेरियलिटी लेवल से कंपेयर करते जाते हैं। पहला हमारा जो चेक होता है वो कि अगर अमाउंट ज्यादा है,
क्वांटिटेटिवली मटेरियल, वो मटेरियल होती गई। बाकी जो मटेरियलिटी लेवल से कम की रह जाती है ना, उनको दोबारा चेक करते हैं कि इनमें से कोई क्वालिटेटिवली मटेरियल तो नहीं है। अब क्वांटिटेटिव मटेरियल में तो 5% ऑफ प्रॉफिट का क्राइटेरिया है, क्वालिटेटिव मटेरियलिटी में क्या क्राइटेरिया है वो ये सामने उसने बताया। उसने कहा कोई भी मिस स्टेटमेंट अगर इनमें से किसी भी एक टाइप में आ जाए तो समझ लीजिए वो क्वालिटेटिवली मटेरियल है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ और फ्रेमवर्क, अगर जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो तो सारे अमाउंट का क्राइटेरिया पे अप्लाई हो नहीं सकता, तो वो क्या होंगे क्वालिटेटिवली। की डिस्क्लोजर में क्या एग्जांपल दी थी आपको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की और रिम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स। फिर की डिस्क्लोजर फोकस्ड बाय यूजर्स ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, ये कल डिस्कस नहीं हुई थी, ये सुन लेना डिटेल में डिस्कस करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट तो अहम होता ही है, प्रॉफिट के साथ कोई अदर फैक्टर्स भी, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी अहम होते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपसे पूछता हूं, फर्ज कीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है, उसमें प्रॉफिट तो डेफिनेटली अहम होगा यूजर्स के लिए, इसके अलावा आपके ख्याल में कोई और इंफॉर्मेशन है जो यूजर्स के लिए तकरीबन कमोबेश उतनी ही अहम हो जितना प्रॉफिट है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, शाबाश। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे एजुकेशन सेक्टर में तो एक की डिस्क्लोजर या अहम इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। किसी इंडस्ट्री के लिए इंफॉर्मेशन कुछ और होगी, दूसरी इंडस्ट्री के लिए इंफॉर्मेशन कुछ और होगी। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में मैंने आपको एग्जांपल दी कि उसमें जो प्रॉफिट की एक साथ साथ बल्कि उससे भी ज्यादा अहम टोटल डिपॉजिट्स होते हैं, तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, उनमें अहम डिस्क्लोजर होता है, अहम डिस्क्लोजर होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, जिससे पता चलता है कि जितनी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा कर रही हो, न्यू मेडिसिन डिस्कवर होने के उतने ही चांसेस ज्यादा हैं, तो ये भी एक अहम डिस्क्लोजर होता है। या इसी तरह अगर किसी ने कोई न्यू बिजनेस एक्वायर किया हो, वो भी एक अहम डिस्क्लोजर होता है, जिससे नजर आ रहा था कि अगले साल में ग्रोथ होगी। फिर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट विच इज स्मॉल इन साइज लेकिन कन्वर्ट करते प्रॉफिट को लॉस में, की रेशियोज वगैरह, ये सारी हमने कल पढ़ दी थी। आपने इसको याद कर लेना है। एग्जाम में इनमें से कोई एग्जांपल आपको देके इवैल्यूएट करेगा, अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट स्मॉल होगी, लेकिन वो चेक करेगा कि क्या आपको ये लिस्ट याद है और आप इसको क्वालिटेटिवली मटेरियल आइटम के तौर पे पहचानते हो कि नहीं। याद सारी कर लेनी है। जो ज्यादा अहम है वो 3 है, 4 है, 3 और डेट को इधर है, ये इफेक्ट की रेशो, ठीक है, ये है। क्लियर हुई है बात, इसको टिक कर लें। ये आपकी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एग्जांपल्स हैं। डन, कुछ समझ आया? अभी तक हमने क्या सीखा? मटेरियलिटी की डेफिनेशन सीखी, मटेरियलिटी के यूजेस सीखे, मटेरियलिटी को क्वांटिटेटिव बेसिस पे कैसे डिटरमिन करते हैं, क्वालिटेटिव बेसिस पे कैसे डिटरमिन करते हैं, ये सीख लिया। थ्रेशोल्ड वाली एग्जांपल कल बताई तो थी, ऐसे सवालों से लेक्चर बढ़ जाता है। कल मैं भाई का लाया था। अच्छा चलिए थ्रेशोल्ड की एग्जांपल सुन लें। बाज़ औक़ात लॉ ने कुछ लिमिट्स बताई होती हैं, जैसे हमारे सिलेबस की हद तक जो एग्जांपल है वो ये कि लॉ ने 1 मिलियन की लिमिट बताई है कि अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा होता है उसके लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड है। अब हो सकता है कि हमारी कोई मिस स्टेटमेंट है, उसकी अमाउंट स्मॉल है, लेकिन उसको करेक्ट करवाएं तो ये पेड अप कैपिटल 1 मिलियन की लिमिट से बढ़ जाएगा कैपिटल। तो आपके ख्याल में अमाउंट स्मॉल है, सेम मटेरियल होना चाहिए कि लीगल थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाता है, इस वजह से बहुत सी दूसरी रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाती है कंपनी में जो नॉर्मल हालात में एप्लीकेबल नहीं थी। तो अब ये क्या होगा? मटेरियल होगा। क्लियर जी? चलिए ये हो गया हमारा। अच्छा ये लाइन देखिए, समझ आ रही है? इन अबव सिचुएशन मिस स्टेटमेंट स्मॉलर अमाउंट विल बी कंसीडर्ड। ये केस स्टडी में आपके काम आएगी लाइन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अच्छा क्या हमें कुछ डॉक्यूमेंट करना है? मटेरियल बिल्कुल आपको पता है, जो भी जैसे प्लानिंग मैटर हमने डॉक्यूमेंट किए थे ना, ऑडिट स्ट्रेटजी को डॉक्यूमेंट किया था, ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट किया था, उसी तरह मटेरियलिटी लेवल को भी डॉक्यूमेंट करना है। कितनी तरह की मटेरियलिटी को? सारी मटेरियलिटी को। मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, ये 5% वाली, 5% ऑफ प्रॉफिट। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो उसका सब पार्ट है, कल डिस्कस किया था। बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग मटेरियलिटी, किस बेस में कैलकुलेशन की? 5% ऑफ प्रॉफिट या 1% ऑफ टोटल एसेट। यानी वो कह रहा है सिर्फ मुझे फाइनल अमाउंट ना बताओ मटेरियलिटी की, मुझे वो जो फार्मूला यूज किया है ना आपने वो भी लिखो। फिर एनी रिवीजन इन मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, अगर मटेरियलिटी में कोई सब्सिक्वेंट रिवीजन होती है वो भी डॉक्यूमेंट करो। क्लियर? और प्रैक्टिकली हम एक और चीज डॉक्यूमेंट करते हैं, रिवीजन हो जाए तो रिवाइज मटेरियलिटी डॉक्यूमेंट करते हैं, वो जिस वजह से रिवाइज हुई है वो रीजन भी लिखते हैं। ठीक? क्या स्टैंडर्ड की जितनी रिक्वायरमेंट हो उससे ज्यादा काम करना चाहे कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब हमें बता रहा है रिवीजन इन मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कैसे रिवाइज। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उसने कहा एंड में समझाऊंगा आपको, बाकी कंसेप्ट नहीं बढ़ जाए। रिवीजन इन मटेरियलिटी क्या सीखने जा रहे हैं? मटेरियलिटी कब रिवाइज। अभी तक हमने कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन और मटेरियलिटी सीख लिया है। डेफिनेशन ये है, क्वांटिटेटिव ये है, क्वालिटेटिव ये है। अब क्या सीखने जा रहे हैं? अगर एक था मटेरियलिटी डिटरमिन हो जाए, क्या रिवाइज हो सकती है? किस सिचुएशन में रिवाइज हो सकती है ये बता रहा है। पहले रूल फिर फैक्टर्स। कह रहा रूल क्या है?
रूल ये जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे मटेरियलिटी डिटरमिन की गई थी, अगर वो इंफॉर्मेशन रिवाइज हो जाए मटेरियलिटी भी रिवाइज हो जाएगी। मटेरियलिटी प्रॉफिट को सामने रखे, इसकी एग्जांपल क्या हुई, प्रॉफिट को सामने रखे डिसाइड हुई थी, प्रॉफिट रिवाइज हो जाए तो होनी चाहिए कि नहीं। ये एग्जांपल, ये देखें, मटेरियलिटी रिवाइज इफ आइटर ऑब्टेन्स न्यू इंफॉर्मेशन और एविडेंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन एविडेंस ऑन व्हिच ओरिजिनल असेसमेंट वाज बेस्ड। फॉर एग्जांपल, अगर रिस्क रिवाइज हो जाए, मटेरियलिटी रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। चेंज इन आइटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड ऑपरेशन, आइटर ने पहले समझा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है कोई, फिर जब उसने कोई इनवॉइस चेक की, पता चला ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी। अब वो नॉट फॉर प्रॉफिट की वजह से पहले उसने टोटल एसेट्स को बनाया था, अब क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी तो प्रॉफिट होता है। एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट ड्राफ्ट से डिफरेंट है। जैसे आपने इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरम ऑडिट में 10 महीनों का प्रॉफिट लिया, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके मटेरियलिटी कैलकुलेट कर ली, लेकिन जब 12 महीनों की एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई, उसका प्रॉफिट डिफरेंट था, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता, मसला ही कोई नहीं था, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मटेरियलिटी रिवाइज होनी चाहिए। और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग ऑडिट, अगर ड्यूरिंग ऑडिट कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, जैसे डिसीजन टू डिस्पोज ए मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मेजर पार्ट डिस्पोज करने का फैसला किया, तो हमारा अब देखिए हम क्या हुए, अगर टोटल एसेट्स को, अगर फर्स्ट कीजिए इंटरम ऑडिट 10 महीनों में हमने टोटल एसेट्स को बेंचमार्क बनाया था, 11वें महीने में आके पता चला 30% एसेट तो बेचने लगे हैं, तो ये रेंट पे वही मटेरियलिटी लेवल होना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए। क्लियर? मेरे भाई थोड़ा सा हौसला, अगली बात मैंने यही करनी थी, थोड़ा सा हौसला। भाई यहां तक समझ आया? मटेरियलिटी लेवल क्या है ये समझा, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है ये समझा, फिर इसके बाद अब हम किन सिचुएशन में मटेरियलिटी लेवल रिवाइज हो सकता है ये डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने ये पढ़ लिया किन सिचुएशन में रिवाइज हो सकता है, हमें पता चला जब रिस्क रिवाइज हो जाए, जब आइडिया की अंडरस्टैंडिंग रिवाइज हो जाए, जब एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट हो, और जब कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस में सिग्निफिकेंट सर्कमस्टेंसेस में सिग्निफिकेंट चेंज हो जाए। अब अगला सवाल ये है, मटेरियलिटी रिवाइज होने का इफेक्ट क्या होगा? दो चीजों पे तो कंफर्म इफेक्ट होगा जब मटेरियलिटी रिवाइज होगी। किस पे? रिस्क पे, प्रोसीजर्स पे। मटेरियलिटी रिवाइज होने से, अब ये चीजें में रखिए, ये इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है। रिस्क रिवाइज होने से मटेरियलिटी पे इफेक्ट आता है, मटेरियलिटी रिवाइज होने से रिस्क पे इफेक्ट आता है, ये दोनों का एक दूसरे का इफेक्ट है। तो मटेरियलिटी रिवाइज हो गई, रिस्क भी रिवाइज हो गया, प्रोसीजर भी रिवाइज हो गए। तीसरी चीज जिस पे फर्क पड़ेगा वो कौन सी? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आपको कल समझाया था ना, एंड पे सरसरी सा समझाया था, डिटेल में नहीं। सर क्या ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? ये लोअर जो एरिया लेवल पे प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए डिसाइड की जाती है, यानी ये समझ लीजिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है ओवरऑल मटेरियलिटी का छोटा भाई, इसको हम कहते हैं ओवरऑल मटेरियलिटी का छोटा भाई है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो छोटा हिस्सा होता है ना, तो मुझे बताइए ओवरऑल मटेरियलिटी अगर रिवाइज हो जाए, कम हो जाए, परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी उसका आपसे, परफॉर्मेंस की बात है ना। तो मटेरियलिटी रिवाइज होने का इफेक्ट 3 जगहों पे आएगा। किन किन जगहों पे? रिस्क, मटेरियलिटी, रिस्क, प्रोसीजर, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्लियर हुई है बात? चलिए अब आगे चलने से पहले 2 सवाल सही बताए तो आगे चलेंगे, वरना नहीं। मेरा पहला सवाल, मटेरियलिटी लेवल हमने कैलकुलेट किया था 5% ऑफ प्रॉफिट। ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ने कहा कि इसको 5% ऑफ प्रॉफिट के बजाय 10% ऑफ प्रॉफिट कर दो। जूनियर ने कहा कि सर स्टैंडर्ड कहते हैं 5% ऑफ प्रॉफिट रूल ऑफ थंब है, 10% नहीं हो सकता। बताइए कौन सही है? पार्टनर, क्या ये 5% वाली परसेंटेज चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मटेरियलिटी लेवल रिवाइज हो सकता है। क्लियर? मेरा दूसरा सवाल, क्या रीजन हुई होगी कि पार्टनर ने इसे चेंज किया? रिस्क रिवाइज हो गया होगा और एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट से डिफरेंट हुई होंगी, शाबाश, और सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई होंगे। फॉर एग्जांपल क्या चेंज हुआ होगा? जैसे कि मेजर एसेट डिस्पोज कर दिए गए होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं चेंज का वर्ड, मेरे क्वेश्चन को गौर से सुनना है, मैं चेंज का वर्ड नहीं बोलूंगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन दूंगा आपको। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, आंसर में भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐसा है? क्वेश्चन जनरल, आंसर जनरल, क्वेश्चन स्पेसिफिक, आंसर स्पेसिफिक। मैं अब ये नहीं पूछ रहा कि मटेरियलिटी लेवल रिवाइज हो गई, ऑडिट पे इफेक्ट क्या होगा, नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, मटेरियलिटी लेवल इंक्रीज हो गया, हमारे ऑडिट पे इसका इफेक्ट क्या होगा? नंबर 1 रिस्क रिड्यूस हो जाएगा और प्रोसीजर रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बढ़ जाएगी। बड़ा भाई बड़ा हुआ, छोटा भी बड़ा हो जाएगा, शाबाश। तो
तो परफॉर्मेंस मटेरियल भाई समझ आया आपको? अब ये रिवीजन इन मटेरियलिटी क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? मटेरियलिटी की डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डॉक्यूमेंटेशन, रिवीजन, ये पढ़ लिया। अब आखिरी कंसेप्ट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कल हालांकि हमने पढ़ लिया था लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं। दोबारा क्या जी? के परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? सुनिए जरा, कह रहा है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर। शाबाश, तो ऑडिटर ने सेट करनी थी, और क्या मटेरियलिटी क्लाइंट सेट करता, लेकिन इसको अंडरलाइन कर लें, सेट बाय ऑडिटर। भाई ऑडिटर भी सेट करनी चाहिए थी। लेस देन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, ओवरऑल मटेरियलिटी से कम होगी तो जाहिर है कम होगी, ज्यादा थोड़ी होगी। ये थोड़ी है छोटे भाई की उम्र ज्यादा हो बड़े से, छोटा ही होगा ना। लेस देन मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमेशा लेस देन ओवरऑल मटेरियलिटी होगी फॉर फाइनेंशियल एज होल। टू रिड्यूस द रिस्क दैट, अच्छा किस लिए डिसाइड करते हैं, ये बता रहा है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी किस लिए डिसाइड करते हैं? टू रिड्यूस द रिस्क दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड याद करना है, गौर नहीं करना। अनकरेक्टेड याद भी करना है, इसके ऊपर गौर भी करना है। टू रिड्यूस द रिस्क दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, इसलिए ताकि ये रिस्क कम किया जा सके। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भाई जब ओवरऑल मटेरियलिटी दुनिया में थी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की जरूरत क्यों पेश आई? ताकि रिस्क कम किया जा सके। रिस्क क्यों सा रिस्क? के अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड मिसस्टेटमेंट एग्रीगेट। इसका मतलब है जब दुनिया में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं था ना, तो तब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का एग्रीगेट मटेरियल एक्सीड कर दिया। कल वाली एग्जांपल याद है? 1000 अगर ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल हो, वही हर टीम मेंबर को बता दिया, डेटर्स वाले को भी, क्रेडिटर वाले को भी, सेल्स वाले को भी, परचेज वाले को भी, तो हर एक के एरिया में 700 की मिस स्टेटमेंट है। सोचिए जरा, तो ये किधर बात जाएगी? बात 2100 पे 2800 पे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो इसका मतलब है अगर ओवरऑल मटेरियलिटी को ही एरिया लेवल पे प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए यूज किया जाए तो रिस्क है। क्या रिस्क है? कि एग्रीगेट होके मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड। क्या इस रिस्क को कम करना चाहिए? जीरो नहीं कर सकते, कम करना चाहिए। कम कैसे कर सकते हैं? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इंट्रोड्यूस करवा के। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? ओवरऑल मटेरियलिटी के छोटे 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 हिस्से कर दिए जाते हैं। क्या किया जाए? ओवरऑल मटेरियल दिखे छोटे 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 हिस्से। अब ये फर्म की पॉलिसीज है, इसमें डिफरेंट पॉलिसीज है, इसमें स्टैंडर्ड ने गाइडेंस नहीं दी हुई, इसलिए डिफरेंट पॉलिसीज है। ओवरऑल मटेरियलिटी में स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दिया 5% ऑफ प्रॉफिट, 1% ऑफ ये। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में उसने कंसेप्ट दिया गाइड। इसलिए दो बड़ी प्रैक्टिसेस है, दोनों मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या होगा? कि जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है ओवरऑल मटेरियल से कम होगी। अब ये आपको समझ आ गया ना? अगर ओवरऑल से कम, जैसे अब सबको 250 दे दिया, पार्टनर ने ओवरऑल मटेरियलिटी 1000 था, डेटर वाले को, क्रेडिटर वाले को, सेल वाले को, परचेज वाले को, सबको 250 दे दिया। तो अब बताइए, अब क्या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हर एरिया में कितनी होगी? 200, 250, कोई 300 तो नहीं ना होगी? तो एग्रीगेट होके ओवरऑल से कम हो जाएगा ना, रिस्क कम हो गया ना। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जीरो हो जाएगा, उसने कहा रिस्क कम होगा। क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि हम सबको मैथमेटिकली अमाउंट एलोकेट नहीं करते, अमाउंट डिफरेंट होती है। किसी को 200 दे दी, किसी को 300 दे दी, किसी को 500 दे दी, किसी को 200, 250, 350। प्रैक्टिकली ऐसे चलता है। चलते लेक्चर में टांग नहीं डालने का मेरे भाई। तो ये प्रैक्टिकली ऐसे होता है, हर एक एरिया को सेम मटेरियलिटी लेवल नहीं दिया जाता, किसी को कम, किसी को ज्यादा दिया जाता है। तो इस वजह से हो सकता है कि जब आप सारे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को ऐड करें, वो मे भी टोटल ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल के बराबर हो, मे भी कम हो, मे भी ज्यादा हो। इसलिए उसने कसम नहीं खाई कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से नॉर्मल लाजमी ये रिस्क ऑफ जीरो हो जाएगा। उसका रिस्क रिड्यूस होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर से इन चार्ट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? अमाउंट सेट बाय ऑडिटर लेस देन मटेरियलिटी लेवल। किस लिए? रिस्क रिड्यूस करने के लिए। कौन सा रिस्क रिड्यूस करने के लिए? एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। भाई ये बात समझ आ गई? कितने स्टूडेंट को सही से बताना, कितने स्टूडेंट को समझ आ गया परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कंसेप्ट? चलिए, बेहतरीन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल है इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। इसकी कैलकुलेशन के दो बड़े तरीके हैं। एक है मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस पीरियड। मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को फाइंड करते हैं दो। एक क्या है? मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन। इसका मतलब क्या है? अच्छा, मैंने ना प्रैक्टिस में इसकी बेस पे कभी कैलकुलेशन नहीं देखी होती है, इसकी बेस पे देखी हुई है। लेकिन चूंकि आईकैप है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, दोनों बता रहा हूं। मिस स्टेटमेंट देखिए, पिछले साल की कोई मिस स्टेटमेंट होंगी क्या? लेकिन वो हमने क्या पिछले साल करेक्ट नहीं करवा दी होंगी? हाँ, शाबाश, हो सकता है वही मटेरियल हो तो करेक्ट ना करवाइयो। मटेरियल पे लाजमी होता है, मटेरियल पे हमारी मर्जी है, चाहे करवाए चाहे ना करवाए। पिछले साल अगर
मिस स्टेटमेंट थी अनकरेक्टेड 25,000, इस साल मटीरियलिटी लेवल है 2 लाख। तो ये वाला जो पहला तरीका है ना परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का, ये पता क्या बता रहा है कि आपने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैसे डिटरमिन करनी है? आपने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमिन करनी है ओवरऑल मटीरियलिटी में से मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस पीरियड, इसको लेस कर दे 200,000 माइनस 25,000, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या हो जाएगी 175,000। लेकिन मैंने ये तरीका क्या समझ आ गया, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने प्रैक्टिस में जितने भी क्लाइंट किए हैं ऐसे कभी नहीं किया, और ना ही करंटली मेरे नॉलेज में है किस तरह की कोई प्रैक्टिस है, क्योंकि ये वैसे ही मतलब इमेजिन कीजिए इस असूल के मुताबिक अगर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमिन करेंगे ना, हर एरिया की सेम आएगी, हर एरिया की सेम आएगी ना परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, इन्वेंटरी की भी वही, फिक्स्ड एसेट की भी वही, डेटर की भी वही, क्रेडिटर की सेम आएगी, और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ओवरऑल मटीरियलिटी के बिल्कुल करीब आएगी 25,000 का इमटीरियल अमाउंट का डिफरेंस होगा। ये आई कैप कहता है कि ऐसे कैलकुलेशन होगी, मैंने आपको समझा दी लेकिन मैं इसे नहीं, दूसरा तरीका ज्यादा है। दूसरा तरीका क्या है? एक्सपेक्टेड डिटर्मिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज अफेक्टेड बाय एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन करंट पीरियड व्हिच डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल, इंक्रीज एंगेजमेंट इज चेंजेस इन बिजनेस। ठीक है, 3 पॉइंट्स बताए, समझने के लिए एक एग्जांपल भी काफी होती है, एक कंसेप्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल भी काफी होती है, हर एग्जांपल हर पॉइंट के सुने। अब प्रैक्टिस में कैसे होता है, मैंने पार्टनर से पूछा सर सेल्स में बताइए परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है? पार्टनर ने कहा अच्छा सेल्स में परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बताऊं, ओवरऑल मटीरियलिटी है हमारी 5 लाख, लेकिन आपको नहीं बतानी क्योंकि वो तो मैंने रिपोर्ट के वक्त यूज करनी है, आपको परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है। आप मुझे बताइए क्या सेल्स में आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया सेल्स के? मैंने कहा बिल्कुल किया। पार्टनर का अच्छा कंट्रोल वीकनेसेस नजर आई? मैंने कहा नहीं नजर आई, बिल्कुल आई। इसका मतलब कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, इसमें कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा, मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो सकती है, इसका मटीरियलिटी लेवल कम होगा। नॉर्मली मैं 30% का रखा हुआ है बेंचमार्क, लेकिन अब चूंकि कम होगा तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होगा ओवरऑल मटीरियलिटी का 20%। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होगा? ओवरऑल मटीरियलिटी का 20%। प्रैक्टिकली इस तरीके से कैलकुलेशन होती थी कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है, ओवरऑल मटीरियलिटी का किसी 5% होता था, कहीं किसी जगह 10% होता, यानी ओवरऑल मटीरियलिटी के हिस्से करते थे 5%, 10%, 20%। ये 5%, 10%, 20% किस बेस में डिसाइड होता था? रिस्क की बेस पे, चेंजेस और दूसरी चीजें। मैं समझ आ रहे हैं? तो प्रैक्टिस में आपको ये दूसरा तरीका मिलेगा, प्रैक्टिस में कभी पहला तरीका मिला ना कभी जिंदगी में, मुझे आके जरूर बताइएगा। ठीक है कि सर ये आई कि आपने बात की थी तो सही की थी, मेरी अभी तक अंडरस्टैंडिंग में ऐसे, लेकिन बहरहाल 2 तरीके समझ आ गए। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमिन कैसे होता है? एक तरीका है प्रीवियस ईयर की मिस स्टेटमेंट की बेस पे, और एक है रिस्क असेसमेंट की बेस पे, कि जिसमें हम एक सर्टेन परसेंटेज को मटीरियलिटी से, अब इसको आपने मिक्स नहीं करना, ओवरऑल मटीरियलिटी की डिटर्मिनेशन और है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को। ओवरऑल मटीरियलिटी डिटरमिन करने के लिए हम परसेंटेज को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं, और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के लिए परसेंटेज को ओवरऑल मटीरियलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिक्स नहीं करना। ठीक है भाई, ये हाउ इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमिन क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? अब वो पॉइंट जो आपको समझ नहीं आना, हर चैप्टर में याद रखे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है, ये मैंने पहले बताया ना आपको, जो आपने ट्राई लगाना होता है भाई हर सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में स्पीड ब्रेकर होता है, इसे मैं नाम देता हूं स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर का अच्छा वाला कंसेप्ट चल रहा होता है, समझ आ रहा होता है, वो ऐसा कोई दरमियान में लाइन आ जाती है, वो समझ नहीं आती, सारा जोर उसके ऊपर लग जाता है। अब सारा चैप्टर एक तरफ, वो एक, हालांकि उसने एग्जाम में भी नहीं आना होता, या आना भी हो तो रटे वाला सवाल होता है, लेकिन क्या करें, साइकिल ना, जो चीज समझ ना आए उस तरफ हम ज्यादा सोचते हैं, चाहे वो अहम ना भी हो। ऐसे होता है कि नहीं होता? हाँ, तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं नाकाम भी हो जाऊं ना तो आपने इसको कम से कम दर्जे में याद जरूर कर लेना। लेकिन पहले मुझे बताएं यहां तक सारी चीजें समझ आ गई कि नहीं? मटीरियलिटी की डेफिनेशन, ओवरऑल मटीरियलिटी, फिर हमने स्टडी किया कैसे डिटरमिन करते हैं क्वांटिटेटिवली, फिर क्वालिटेटिवली, फिर हमने बात की डॉक्यूमेंटेशन की, फिर बात की रिवीजन की, फिर आगे बात आई परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के डिटर्मिनेशन की। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की डिटर्मिनेशन के 2 तरीके बताइए मैंने, एक प्रायर पीरियड एरर वाला और एक इसी साल के रिस्क वाला, जिसमें परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई ओवरऑल मटीरियल। बिल्कुल ठीक है, यहां तक चेक पॉइंट लगा ले ताकि आगे कुछ भी अगर गड़बड़ आए इसका इफेक्ट इधर ना आए। अब आगे मैं समझाने की कोशिश करने लगा हूं, मेरा ख्याल है समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जितना समझ आ जाए पिक कर लेना और फिर बाद में हटा लेना। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में एक दूसरा सेंटेंस भी है, इससे पहले मैं ये दूसरा सेंटेंस कभी नहीं समझाया, ये दूसरा सिर्फ इस दफा कोशिश करने लगा हूं कि शायद कामयाब हो जाए। इफ एप्लीकेबल, अच्छा एग्जांपल एक समझाऊंगा, बाकी आपने याद कर लेनी है, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल भी काफी होती है, लिस्ट चाहे 10 की हो। इफ एप्लीकेबल परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ये एक्सेप्शनल केस है, उसमें ये रूल लगता है। इफ एप्लीकेबल आपको बता रहा है कि हमेशा नहीं होता, इफ है कभी होगा कभी नहीं होगा। इफ एप्लीकेबल परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आल्सो रेफर्स टू अमाउंट or amounts set by the auditor at less than materiality level
फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट बैलेंस आर डिस्क्लोजर, पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट बैलेंस आर डिस्क्लोजर। ये चले एक और कंसेप्ट इसी बहाने लिंक हो जाएगा, असर्शंस वाला, वो अब आपको बढ़ाना है मैंने। नेक्स्ट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को अंडरलाइन करके नीचे लिख ले इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम। इनकम स्टेटमेंट को ऑडिट में क्या कहते हैं? अकाउंट बैलेंस को अंडरलाइन करके नीचे लिख ले बैलेंस शीट, बी ओवर एस, ये बैलेंस शीट का दूसरा नाम है। और डिस्क्लोजर को अंडरलाइन करके नीचे लिख ले नोट्स, ये नोट्स अकाउंट्स का दूसरा नाम है। कहता है कभी कभार ऐसे होगा कि किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर में जो अमाउंट सेट की जाएगी वो भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगी। हमने कहा नहीं समझ आएगी। उसने कहा सुने पहले आपने मुझे बताना, कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, उसके प्रॉफिट है 10%, सॉरी उसका प्रॉफिट 10 मिलियन, हमने मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन किया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में डिवाइड किया, हर एरिया को वेरीफाई कर लिया, कुछ मिस स्टेटमेंट क्वालिटेटिवली मटेरियल थी उनको अलग से लिख लिया, काम कंप्लीट हो गया। नॉर्मली यहां पे काम कंप्लीट हो जाता है, 3 मटेरियलिटी लेवल होते हैं मैक्सिमम, ओवरऑल, परफॉर्मेंस, क्वालिटेटिव। अब ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की एक खास टाइप है। सिचुएशन जरा सुनिएगा। फर्ज कीजिए आप एक बैंक ऑडिट करने के लिए गए, उसकी है 300 ब्रांचेस। अब आपको अंदाजा होगा हर ब्रांच का अलग अलग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनता है। हर ब्रांच का ना फॉर्मेट बताते हैं उसमें इनकम, ताकि पता चले कौन सी ब्रांच प्रॉफिटेबल है कौन सी नहीं। गैस कीजिए हम हेड ऑफिस में बैठ के सारा ऑडिट करते हैं कि ब्रांच लेवल पे भी जाते हैं? हम ब्रांच लेवल पे भी जाते हैं, ब्रांचेस की भी वेरीफाई, लेकिन सारी ब्रांचेस की नहीं, सैंपल बेस। ठीक है। अब अजीब सा सवाल है, पिछले कंसेप्ट ना आपके डिस्टर्ब होने पाए। अगर बैंक का ओवरऑल प्रॉफिट है 10 मिलियन, हमने उसके एसेट्स को हेड ऑफिस में जो टोटल है वेरीफाई करना है, तो जो फिक्स एसेट्स के लिए मटेरियलिटी लेवल यूज किया जाएगा वो ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल होगा या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? शाबाश, बिल्कुल ठीक। अब सुनिए, और जितना मैं बोलूं उतना उससे ज्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करूंगा। मैनेजर ने कहा जाओ ये सादकाबाद ब्रांच की वेरिफिकेशन करके आओ। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या सादकाबाद ब्रांच में वही मटेरियलिटी लेवल यूज करे जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था, कि उसका ब्रेक करके छोटा? सवाल मेरा सिंपल है कि वो जो ओवरऑल हेड मटेरियलिटी लेवल था वो तो 250-300 ब्रांचेस का इकट्ठा था, एक ब्रांच के लिए तो वो यूज नहीं ना कर सकते, तो उस मटेरियलिटी लेवल को ब्रेक डाउन किया जाएगा। इस मटेरियलिटी लेवल को जो ब्रेक डाउन किया गया इसको क्या कहेंगे? क्या ये ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल है? नो नहीं है, वो नहीं, क्योंकि उसको ब्रेक किया है। क्या ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है? वो भी दिल नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि वो तो एरिया पे प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए होता है, ये तो एक ब्रांच है जिसके अपने बहुत से एरियाज होंगे। यहां पे झगड़ा पड़ गया कि इस ऐसी सिचुएशन में ये जो मटेरियलिटी लेवल पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, और पर्टिकुलर देखें उसके क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन भी तो होंगी, उसके अकाउंट बैलेंस भी तो होंगे, उसके डिस्क्लोजर भी तो होंगे। इसकी वेरिफिकेशन के लिए जो मटेरियलिटी लेवल आइटम ने डिसाइड किया है उसे कहां रखें? क्या वो क्वालिटेटिव मटेरियलिटी में रखें, क्या उसे ओवरऑल मटेरियलिटी में रखें, कि कहीं ओवरऑल मटेरियलिटी है या क्वालिटेटिव है या परफॉर्मेंस? तो जो मोस्ट उन्हें क्लोजेस्ट कंसेप्ट लगा ना, वो कौन सा लगा? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। उन्होंने कहा ऐसी सिचुएशन में आप ब्रांच के लिए अलग से मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करें। अब वो हालांकि स्पेसिफिक एरिया का नहीं है, लेकिन उसके एक कंपोनेंट का है, तो इसको भी उन्होंने क्या नाम दिया? हम क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस मटेरियल। लेकिन ये हर क्लाइंट में नहीं होता। ये किन क्लाइंट में होता है? जिनमें सिर्फ ब्रांचेस वगैरह होती है। अब फिर से पढ़े, अब देखिए अब समझ आएगा नहीं। इफ एप्लीकेबल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आल्सो रेफर्स टू अमाउंट और अमाउंट्स set by auditor at less than materiality level for particular classes of transaction, count balance or disclosure। ये सारा अब एग्रीगेट करेंगे ना आप, तो ये बनेगा इज इक्वल टू ब्रांच, इज इक्वल टू ब्रांच। ठीक है जी। अच्छा एक और अब ये कंसेप्ट होना नहीं चाहिए था, इसी का एक और एग्जांपल भी है। ये सीफैब लेवल की एग्जांपल है। सीफैब लेवल पे केस स्टडी आई थी, उसमें सीफैब के स्टूडेंट ने इसका जवाब अक्सर स्टूडेंट ने गलत दिया था। वो थी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है। वो हुआ क्या था, एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी 2 सब्सिडरी थी, ईयर एंड है 31 दिसंबर सबका। उसने 30 जून को एक सब्सिडरी को डिस्पोज कर दिया, और जब इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई उसमें कंसोलिडेशन नहीं की उसकी, जिसको डिस्पोज कर दिया था, कंसोलिडेशन नहीं की। बताइए कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए था, लेकिन 6 महीने इनकम स्टेटमेंट में तो आना चाहिए था। अब मेरा क्वेश्चन, अब ये तो है, चले वो अब इसको इस एग्जांपल से रिलेट करते हैं। जो सब्सिडरी डिस्पोज हो गई, इसकी 6 महीने के इनकम एक्सपेंस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में इनको वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं? सवाल मेरा ये है, इस जो डिस्पोज हो गया यूनिट,
इसको वेरीफाई करने के लिए वही मटेरियलिटी लेवल यूज करें जो सबका पूरे साल वाला है कि इसका कोई सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट होना, यही कंसेप्ट है। ये बड़ा मुश्किल था, मुझे हैरान किया, वैसे आपको कैसे समझ आ गई है, लेकिन अगर समझ आ गई है तो बेहतरीन। आगे वो यही बता, इसकी आगे एग्जांपल दे रहा है, इसकी आगे इस वाली आगे एग्जांपल है, मटेरियलिटी लेवल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट बैलेंस डिस्क्लोज। इसकी मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी, एक ब्रांच वाली एग्जांपल दे दी, एक सब्सिडियरी जिसको डिस्पोज किया उसकी एग्जांपल दे दी। अब वो एग्जांपल दे रहा है, वो उसकी एग्जांपल ना कुछ उल्टी सीधी होती है, क्योंकि उसने एग्जांपल देते हुए ये नहीं सोचना होता कि ये एग्जांपल जिस बच्चे को दी जा रही है उसने वो कंसेप्ट अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसने नहीं सोचना होता कि वो समझ आएगी कि नहीं, उसने एग्जांपल दे देनी है। हमें जाहिर पढ़ाते हुए प्रॉब्लम होती है, हमने बच्चे के जाहिर कोई सीफैप लेवल का ओरिजिनल स्टैंडर्ड में तो उसने ये नहीं देखना सीफैप के सिलेबस में क्या है, उसने एग्जांपल दे देनी है पढ़ाते हुए। तो इसमें कुछ एग्जांपल में भी आपको समझना, आपने याद कर लेना। फॉलोइंग फैक्टर्स, पहले हेडिंग देखे, मुझे बताइए ये आपको पता चल रहा है कि ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात कर रहा है, कैसे पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। कह रहा है फॉलोइंग फैक्टर में इंडिकेट दैट ए सेपरेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर शुड बी सेट। कि सेपरेट यानी किस किस केस में सेपरेट होनी चाहिए, मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, ब्रांच के केस में सेपरेट हो, सब्सिडियरी डिस्पोज करने सेपरेट हो, उसने क्या दिया, इफ लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अफेक्ट यूजर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम, यानी अगर, और ये आप देखेंगे एग्जांपल रिपीट हो रही है क्वालिटेटिव, कुछ एग्जांपल लॉ या रेगुलेशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर करे या उसको सामने रखते हुए यूजर की एक्सपेक्टेशन हो कि कुछ एरियाज हमारे लिए बड़े अहम है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडिटर उनको अच्छे तरीके से चेक करेगा। तो अगर यूजर की एक्सपेक्टेशन हो कि कुछ एरियाज बड़े अहम है, ऑडिटर को चाहिए, जैसे कॉलेज को ऑडिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट हाई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अहम है, नंबर ऑफ पेपर्स भी अहम है, कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, पासिंग परसेंटेज, ये भी अहम है यूजर के लिए। एसेट्स कितने इतने अहम नहीं, एसी कितने अहम नहीं, कैमरा कितने अहम नहीं, लेकिन ये अहम है। तो अब ऑडिटर को इन फिगर्स को अलग से वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। फिर ताकि डिस्क्लोजर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, ये भी वही मिलता जुलता कंसेप्ट है जो आपको बताया फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला, क्वालिटेटिव वाला। और इफ यूजर फोकस देयर अटेंशन ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस दैट इज सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल, जैसे न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस या न्यूली डिस्पोज्ड बिजनेस, 6 महीने के बाद एक्वायर कर लिया या 6 महीने के बाद डिस्पोज कर, तो वो जो यूनिट एक्वायर किया जाता है या डिस्पोज किया जाता है ना, उसके लिए सेपरेट मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन होता है। घूमे कि नहीं घूमे? नहीं घूम गए, मुझे पता है। तो इसका मतलब है टोटल 4 तरह के मटेरियलिटी, अल्लाह अकबर, 4 तरह के मटेरियलिटी। पहला मटेरियलिटी लेवल कौन सा? ओवरऑल, फिर क्वालिटेटिव, एक ओवरऑल क्वांटिटेटिव, एक ओवरऑल क्वालिटेटिव, फिर परफॉर्मेंस, फिर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट बैलेंस है। ये सेपरेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल है। अच्छा, इसकी एग्जांपल उसने वही उठाई है जो पहले हम पढ़ चुके थे क्वालिटेटिव में, तकरीबन वही है, ठीक है। तो इसको मिक्स कर देना चाहिए, मैं भी आगे चल के किसी जमाने में कर दे भारत। कुछ समझ आया? सिर्फ ये कंसेप्ट जो है ना मटेरियलिटी लेवल फॉर पर, इस पे मुझे थोड़ा शक है, बाकी मैं कॉन्फिडेंट हूं, बाकी आपको चीजें समझ आती हैं, आ जाया करते हैं, बाकी में प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। और इसमें भी कंफ्यूजन इस वजह से कि ये उस कंसेप्ट से जब क्वालिटेटिव की एग्जांपल देखें वो सारी तकरीबन यही है। तो इसको मेरा अपना जाती ख्याल है, इसको लगी इस कंसेप्ट को सिलेबस का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल बनाने वाले जैसे बनाते हैं हम वैसे बना देते हैं, तो उसको समझ आए। आज उस डिटेल में मटेरियलिटी लेवल डिस्कस हो गया। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। कंसेप्ट नहीं, अच्छा नई चीज नहीं, इन्हीं कंसेप्ट को रिवाइज कर लें, नहीं सॉरी, हाँ रिवाइज कर लें, लेकिन क्वेश्चंस की शक्ल में। अच्छा ये मुझे 2-3 सवालों के जवाब जाते जाते बताते जाएं। क्या पूछा? अच्छा मैं देखना चाहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, इसका मतलब टॉपिक समझ आ गया। जवाब अगर ना भी आए ना तो पता चल जाता है कि पढ़ा हुआ, बस याद करने की जरूरत है। ठहर जाए, समझ आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिस्ट एनी 4 benchmarks which can be determined to which can determine materiality at financial statement level। अच्छा materiality at financial statement level कह रहा है, नोट करें। क्वालिटेटिव मटेरियलिटी नहीं करा, नोट करें। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं करा, नोट करें। मटेरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट बैलेंस डिस्क्लोजर नहीं करा, क्या कर ओवरऑल। तो क्या बेंचमार्क होंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता तो ऐसे तो ना पूछता, मैं आपसे ये पूछता कि मुझे बताओ प्रॉफिट के अलावा और कौन से बेंचमार्क हो सकते हैं, और ये भी बताओ वो किस किस केस में यूज किए जाते हैं। सिर्फ ये नहीं, टोटल एसेट ये भी बताओ कब टोटल एसेट कब बेंचमार्क यूज किया जाता है। शाबाश, जब लॉस हो, या दूसरी एग्जांपल जब प्राइमरी यूजर्स बैंक होल्डर्स। शाबाश, अब मुझे तसल्ली होगी, समझ। हाँ अभी नहीं जाना, अभी चले जाए। 6 तो क्वेश्चन होते जाएगा। अच्छा ये अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, जरा देखिए क्या करा है। एबीसी स्टील लिमिटेड इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, फौरन मेरे जहन में आ गया एंड हैव ए हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिटेबल ऑपरेशन एंड इज प्रॉफिट इज स्टेबल ओवर द ईयर।
प्रॉफिट है, कई सालों से है, स्टेबल है, तो ये तो आइडियल बेंचमार्क मिल गया। स्टेबल का मतलब है ये लॉस नहीं हुआ या ये नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन मुझसे बोल दिया आपने, रिटर्न लगाया हुआ था, ये 5 रुपए का क्वेश्चन है। उसने कहा पिछले साल का प्रॉफिट 10 लाख, उससे पिछले साल का प्रॉफिट 11 लाख, 2 साल पहले 11 लाख, 1 साल पहले 10 लाख, इस साल 15,000। स्टूडेंट ने कहा तो प्रॉफिट तो है ना, लगाओ 5%। लॉस नहीं था प्रॉफिट, लेकिन थोड़ा सा था प्रॉफिट। कितने स्टूडेंट्स अभी भी प्रॉफिट को बेंचमार्क बनाएंगे? प्रॉफिट नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम है, मटीरियलिटी लेवल बहुत कम है। ऑडिट प्रोसीजर जितने परफॉर्म करने पड़ेंगे ना आपको, लग समझ आएगी कि मटीरियलिटी कैसे फिट करता है ऑडिट को, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उधर। तो इस केस में अगर प्रॉफिट हो ही ना या नॉमिनल सा प्रॉफिट हो ना, बेंचमार्क चेंज हो जाना चाहिए। कह रहा है बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड ऑन रिव्यू ऑफ 9 मंथ्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 9 मंथ इंटरिम ऑडिट में आ गया, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एबीसी स्टील लिमिटेड विल हैव कंसिस्टेंट प्रॉफिट एज पर हिस्टोरिकल ट्रेंड। ए इन द अबव सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज एप्रोप्रिएट बेंचमार्क टू कैलकुलेट? साथ में रीजन भी बताएं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। बी अल्टरनेटिवली अज्यूम दैट एबीसी स्टील लिमिटेड हैज लॉस ड्यूरिंग द ईयर, इन दिस सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज एप्रोप्रिएट बेंचमार्क? टोटल रेवेन्यू भी कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंस भी कर सकते हैं। इवन एक और ऑप्शन भी है, पिछले सालों के प्रॉफिट की एवरेज भी यूज कर सकते हैं, इसकी भी इजाजत है। प्रीवियस अगर मौजूद हो तो प्रीवियस 3-4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ले लें, लेकिन ज्यादा बेहतर है इसी साल का ऑडिट हो रहा है, इसी साल का टोटल एसेट्स ले लें, वो ज्यादा बेहतर। नहीं तो आगे क्वालिटेटिव नहीं करना, वो कल करेंगे। अच्छा सिर्फ एक सवाल बस जाते जाते अरे ये 8 वाला तो कर लिया ना हमने, ये अच्छा ये नहीं करवा रहा आपको। ये द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ मटीरियलिटी एंड ऑडिटर्स मे बी डिफरेंट एट टाइम ऑफ इनिशियली प्लानिंग द एंगेजमेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हो सकता है we describe reason which may lead to such a change in auditor assessment। रीजन तो आपने बता दी थी ना, अंडरस्टैंडिंग पूछा नहीं था चलते चलते कि अंडरस्टैंडिंग चेंज हो सकती है, सिग्निफिकेंट एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग चेंज हो सकती है, सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ सकता है, रिस्क रिवाइज हो सकता है। ये नहीं पूछ रहा, आखिरी सवाल जो मैंने पूछना है ना वो ये है 7 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट बोथ क्वांटिटेटिव as well as qualitative misstatements need to be considered। भाई समझ आ रहा है सेंटेंस? Give 4 examples of qualitative misstatement। qualitative सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? एग्जाम्पल बताइए। फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नॉन कंप्लायंस विद लॉ, स्मॉल मिसस्टेटमेंट, चेंजेस प्रॉफिट इन टर्निंग प्रॉफिट इनटू लॉस। बट ठीक है, एक एग्जांपल बस अगर स्टूडेंट ने बता दी समझ लूंगा आपने आज के लेक्चर का हक अदा कर दिया। क्वालिटेटिव मटीरियलिटी में एक एग्जांपल थी डेट कोविनेंट वाली, जो मैंने कल बोला था कि सबसे अहम है, और भी अहम। वो एग्जांपल क्या है? शाबाश, जब बैंक लोन देते हुए कुछ कंडीशन लगाए और उस कंडीशन की वायलेशन हो जाए, वायलेशन चाहे छोटी हो, वो मटेरियल होगी। क्यों? क्योंकि बैंक लोन वापस ले। बेहतरीन, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह।